हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे कैम्स के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। अगर आपने कभी भी म्यूचुअल फंड खरीदा या बेचा है तो शायद आप कैम्स की सर्विसेज ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैम्स ने अपने आईपीओ के लिए रिसेंटली फाइल किया है। तो इनके आईपीओ आने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि कैम्स आखिर करती क्या है। तो एट अ हाई लेवल कैम्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाती है और उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर हम इंडस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो ये एक आरटीए है, यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक आरटीए यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट कौन होते हैं, कैम्स का पर्टिकुलरली किन किन बिजनेस वर्टिकल्स में काम है, ये अपने पैसे कैसे कमाते हैं यानी कि इनका रेवेन्यू मॉडल कैसा है, इनकी बिजनेस में क्या मोट है, इनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे नज़र आते हैं, और फाइनली देखेंगे कि इनके जो की एप्स जो इनके हैं फॉर द कस्टमर्स, फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सब पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री में इनके फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन से ऐप्स हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं इनके की कॉम्पिटिटर्स बताऊं तो शायद आप इनके की कॉम्पिटिटर्स को ऑलरेडी जानते हों। तो कैम्स के जो कॉम्पिटिटर हैं वो है के फिनटेक और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट। ये भी आरटीए की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। के फिनटेक जो है इसे पहले कार्वी के नाम से भी जाना जाता था। तो अब जल्दी से समझ लेते हैं कि आरटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, आरटीए क्या करता है। तो आरटीए यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट एक ऐसी कंपनी होती है जो कि म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री के लिए जो भी आप म्यूचुअल फ़ंड खरीदते हैं बेचते हैं उनकी डिटेल रिकॉर्ड्स जो है वो सेव करके रखती है। यानी कि अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो ये एक अकाउंटेंट का काम करते हैं फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो जनरली होता क्या है, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं वो अपना जो बैक एंड ट्रांजैक्शंस हैं वो एक आरटीए को आउटसोर्स कर देते हैं और आरटीए उनके लिए रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते हैं। तो जब भी आप कभी कोई म्यूचुअल फंड को ख़रीदते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अपने फ़ंड्स को रिडीम करते हैं, अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल को अपडेट करते हैं, वो सारी की सारी जो आपकी क्वेरीज़ होती हैं या रिक्वेस्ट होती हैं वो एक आरटीए के पास जाती हैं और आरटीए जो है वो ये सारे एक्टिविटीज़ करता है। तो अगर हम एक सिंपल भाषा में समझें तो ये एक डेटाबेस मेंटेन करते हैं फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो ये काम खुद क्यों नहीं करती। इतने बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक है और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं। तो वो खुद क्यों नहीं ये सॉफ्टवेयर बनाते, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। तो अगर हम एक म्यूचुअल फंड हाउस को समझें तो उनका जो मेन काम है वो म्यूचुअल फंड बेचने का है और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ करने का है। बैक एंड ट्रांजैक्शन मेंटेन करने का काम है और अकाउंटिंग का काम है। ये उनके कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं आता या उन कह लीजिए उनके कोर बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड हाउसेज अपनी एनर्जी और टाइम को अपने कोर ऑपरेशंस में स्पेंड करना चाहते हैं बजाय इन साइड ऑपरेशंस के। तो अगर हम उनके कोर ऑपरेशंस की बात करें कि भाई ये ऑप्टिमाइज़ करना कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फ़ंड के रिटर्न आए, यानी कि अपनी रिसर्च टीम में इन्वेस्ट करना, स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करना, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड के लिए मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कस्टमर एक्वायर करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। तो जनरली ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं वो अपने बैक एंड के काम इन आरटीएस को आउटसोर्स कर देते हैं। तो अगर मैं कैम्स के बिज़नेस वर्टिकल की बात करूं तो ये मेनली 3 बिज़नेस वर्टिकल में काम करते हैं। सबसे पहला है म्यूचुअल फ़ंड, दूसरा है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड और तीसरा है इंश्योरेंस रेपो यानी कि इंश्योरेंस रिपोजिटरी। तो म्यूचुअल फ़ंड के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। म्यूचुअल फ़ंड के लिए ये एक आरटीए का काम करते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड की बात करें उसके लिए भी ये सिमिलर तरीके का ही काम करते हैं। ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा। और तीसरा ये जिस वर्टिकल में काम करते हैं वो है इंश्योरेंस रेपो या इंश्योरेंस रेपोजिटरी। तो जैसे अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो वो एक डीमैट अकाउंट में स्टोर होता है, तो सिमिलरली जब आप एक इंश्योरेंस खरीदते हैं तो वो एक इंश्योरेंस रेपोजिटरी में स्टोर होते हैं। जब भी आप एक इंश्योरेंस को ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो ये एज अ इंश्योरेंस रेपोजिटरी का भी काम करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता हूँ। तो कैम्स ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंक्लूडिंग केवाईसी रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स। यानी कि फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर कोई कस्टमर एक म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता है तो इनका एक ऐप है माई कैम्स, शायद आप ऑलरेडी जानते होंगे अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते होंगे। तो
माई कैम्स के थ्रू आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद या बेच सकते हैं, तो वो एक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिमिलरली जब आप कोई म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं, बेचते हैं या रिडीम करते हैं, तो उसके लिए जो बैकएंड में प्रोसेसिंग चाहिए, जो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना है, ये अपनी रिपोजिटरी से आपका म्यूचुअल फंड का ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे और उसके लिए जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और पेमेंट की सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जो इनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है परफॉर्म रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन, यानी कि जितने भी आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं उसके लिए बैकएंड पे जो भी उसके रिकॉर्ड्स रखने हैं डिजिटल फॉर्मेट में अपने सर्वर्स पर, वो ये स्टोर करके रखेंगे। सिमिलरली जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं वाया डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर का एक कमीशन होता है जो उन्हें मिलता है, तो उनका जो कमीशन है वो कंप्यूट करना प्लस उन्हें कमीशन देना, उनके डिसबर्समेंट यानी कि उनका जो ट्रांसफ़र होना है पैसा, वो सब पूरी जो उनका बही खाता है, पूरे जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन करते हैं। सिमिलरली जब आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो जब वो कोई स्टॉक्स खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जो जो ब्रोकरेज पे होनी है वो कैलकुलेट करना और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो फीस पे होनी है वो कैलकुलेट करना, आपको पीरियोडिक स्टेटमेंट्स भेजना, अपने सारे इन्वेस्टर्स को पीरियोडिक स्टेटमेंट भेजना, अलर्ट्स भेजना, ये इनके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं इनकी, जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनके लिए भी कुछ कुछ काम करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये पूरे के पूरे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो किस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीद रहे हैं, उसका सब डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका रिकॉर्ड रखना, तो बेसिकली ये सब रिकॉर्ड कीपिंग रखना और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की ब्रोकरेज पे करना। और अगर मान लीजिए आपने बीच में ही अपना म्यूचुअल फंड तोड़वा लिया है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देना है वो वापस लेना, बेसिकली एट अ हाई लेवल ये सब इनके मेन काम है। तो अब हम बात करेंगे कि इनका रेवेन्यू मॉडल कैसा है, यानी कि ये पैसे कैसे कमाते हैं। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के थ्रू ये अपना 80% ऑफ द रेवेन्यू कमाते हैं। इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। तो अगर हम इनके बिजनेस मॉडल को देखें तो ये अपना 80% ऑफ द रेवेन्यू AUM के थ्रू कमाते हैं, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के थ्रू। तो अगर हम एक सिंपल भाषा में समझें तो जब भी एक म्यूचुअल फंड इनके साथ टाई अप करता है फॉर द RTA सर्विसेज, तो ये उनसे कहते हैं कि आप हमें एक कमीशन दे दीजिए फॉर द एसेट अंडर मैनेजमेंट दैट यू हैंडल। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और जितने ज़्यादा लोग अपना पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा, और ये एक फ़िक्स्ड कमीशन लेते हैं फॉर द एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो जो इनकी ग्रोथ है वो डायरेक्टली लिंक्ड है म्यूचुअल फंड हाउसेस की ग्रोथ पे। तो जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियलाइजेशन होगा और म्यूचुअल फंड हाउसेस ग्रो करेंगे, वैसे वैसे ये लोग भी ग्रो करेंगे, क्योंकि ये एक फ़िक्स्ड कमीशन लेते हैं ऑफ द टोटल एसेट विच इज़ मैनेज्ड बाय द फंड हाउस या म्यूचुअल फंड हाउस। तो इनका जो कमीशन होता है वो टियर्ड होता है अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स। तो जैसे आपने देखा होगा कि भाई इक्विटी फंड होता है, डेट फंड होते हैं, लिक्विड फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं, तो ये हर टाइप ऑफ फंड के लिए अलग अलग कमीशन लेते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड के लिए ये कितना कमीशन लेते हैं। और अगर एक बहुत ही छोटा फंड हाउस है जो बहुत ही कम एसेट को मैनेज कर रहा है, उनसे ये एक फ़िक्स थ्रेशोल्ड फ़ीस लेते हैं। तो यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा मैनेज नहीं कर रहे हैं तो एक मिनिमम फ़ीस है जो आपको पे करनी होगी हर मंथ। अगला जो इनका इनकम का सोर्स है वो है पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस। तो पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए ये लोग ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, क्योंकि उसके लिए इन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो एट अ हाई लेवल ये है इनका बिजनेस मॉडल। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस ग्रो करेंगे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी, वैसे वैसे ये कंपनी भी ग्रो करेगी। तो अब हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली जो म्यूचुअल फंड है उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट कैसे ग्रो करे हैं, क्योंकि डायरेक्टली कोरिलेटेड है इनकी ग्रोथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ के थ्रू। तो इस चार्ट में हम देख रहे हैं फ्रॉम मार्च 2000 से लेके मार्च 2019 तक इनकी ग्रोथ। तो अगर हम एवरेज देखें तो 17.4% की कैगर से ग्रो करिए, यानी कि साल दर साल 17.5% से ग्रो करिए फॉर द लास्ट 19 ईयर्स। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है म्यूचुअल फंड की। तो जैसे जैसे फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ रहा है, लोग अपना पैसा, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है कि भाई म्यूचुअल फंड्स भी कुछ होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पैसा जो है वो FDs की बजाय म्यूचुअल फंड में भी लगा रहे हैं। तो इस चार्ट में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वो ग्रोथ आखिर आ किन सेगमेंट से रही है। म्यूचुअल फंड में लोग अपना पैसा इक्विटी में भी लगाते हैं, डेट फंड्स में भी लगाते हैं, लिक्विड फंड्स या मनी मार्केट फंड्स में एंड अदर फंड्स।
ब्रॉडली ये 4 कैटेगरीज में पैसा लगाते हैं। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि जो इक्विटी है ब्लू कलर में, उसका जो पोर्शन है वो हर साल बढ़ता चला जा रहा है फॉर द टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो 2014 में जो था ये 25% था और आज अभी मार्च 19 में 45% तक हो गया है। तो हम ये क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा पर्टिकुलर एस्पेक्ट या कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो उसका हमने जो बिज़नेस मॉडल समझा था कैम्प्स का या किसी भी आरटीए का, उसमें हर पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए एक अलग कमीशन होता है जो कि मैं आगे दिखाऊंगा, और इक्विटी के लिए सबसे ही ज़्यादा होता है। तो इक्विटी में अगर कोई इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है या जो इक्विटी फंड्स में यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लग रहा है तो उस पर सबसे ज़्यादा कमीशन चार्ज होता है बाय दी आरटीए, तो उनके लिए और भी अच्छा है। तो इस चार्ट में हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके प्रोजेक्शंस कैसे दिखते हैं, यानी कि वो इंडस्ट्री कैसा ग्रो करेगी और 2024 में जो है वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी। तो मार्च 24 में प्रोजेक्टेड जो इनके टोटल रेवेन्यूज़ हैं या टोटल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट हैं अक्रॉस ऑल दी फंड हाउसेस, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 54.4 ट्रिलियन रुपीस हो जाएंगे, जो कि मार्च 2019 में 23.8 ट्रिलियन है। तो डबल से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है होना, जो कि ओवरऑल 17 to 19% की एक्सपेक्टेड कैगर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 2019 to 24। तो अब बात कर लेते हैं कैम्स के मार्केट शेयर की। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं इसमें कैम्स, कार्वी, सुंदरम और फ्रैंकलिन, इन 4 कॉम्पिटिटर्स के मार्च 2015, मार्च 2019 और नवंबर 2019 के जो मार्केट शेयर है उसे कंपेयर करने की कोशिश करा है। तो कैम्स का जो मार्केट शेयर है वो इस पीरियड में 61% से ग्रो करके 68 और अभी 69% हो गया है। वहीं अगर हम कार्वी की बात करें तो 31% से गिर के 26% हो गया है, सुंदरम का 2% पे और फ्रैंकलिन का लगभग 5% पे स्टेगनेंट है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी बात है, कैम्स का मार्केट शेयर जो है वो ग्रो कर रहा है। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो म्यूचुअल फंड्स का बिज़नेस है वो डायरेक्टली लिंक्ड है इनके बिज़नेस के साथ। तो जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स का जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा, वैसे वैसे जो आरटीएस हैं इनका बिज़नेस भी ग्रो करेगा। तो अब जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें सारे के सारे फंड हाउसेस उतने अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, उसमें भी कुछ फंड हाउसेस ऐसे हैं जो कि धीरे धीरे मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, स्पेशली जो टॉप 5 में आते हैं। तो इसमें हम इस इंडस्ट्री में हमने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग जो बड़े प्लेयर्स हैं उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और इसीलिए जो टॉप 5 प्लेयर्स होते हैं धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, और जो छोटे प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे और छोटे होते चले जा रहे हैं। इस चार्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के और जो नेक्स्ट 5 प्लेयर्स हैं और उससे छोटे जो प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर कैसे चेंज कर रहा है फ्रॉम 2015 टू 2019। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं इनका मार्केट शेयर कंटिन्यूसली धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, 54% से बढ़ के अभी 58% हो गया है 2019 में। वहीं अगर हम नेक्स्ट 5 प्लेयर्स की बात करें तो उनका मार्केट शेयर लगभग उतना ही है, 23% था इन मार्च 2015 और अभी बढ़ के 24% हो गया है। बट जो उसके बाद जो छोटे प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर कंटिन्यूसली कम होता चला जा रहा है। तो एट अ हाई लेवल हम ये देख सकते हैं कि जो टॉप 10 प्लेयर्स हैं वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और जो उसके नीचे के छोटे प्लेयर्स हैं वो अपना मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं। तो हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जिस भी आरटीए के पास जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उनमें से ज़्यादा शेयर होगा, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आरटीए इंडस्ट्री में ज़्यादा ग्रो करेंगे कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। तो जैसे जैसे जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो मार्केट शेयर गेन करेंगे, जो आरटीएस उनसे लिंक्ड हैं यानी कि वो जिन आरटीएस की सर्विसेज ले रहे हैं वो भी ज़्यादा ग्रो करेंगे और मार्केट शेयर गेन करेंगे। इस टेबल में जो मैंने आपको चार्ट एक्सप्लेन किया था उसके नंबर्स हैं, एग्जैक्टली हर फंड हाउस के कितने कितने नंबर्स थे 2015 में, कितने एसेट अंडर मैनेजमेंट थे इन 2015 और एसेट अंडर मैनेजमेंट कितने हो गए हैं इन 2019। तो हर फंड हाउस के नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और मार्केट शेयर भी अवेलेबल है। तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि इनमें से कितने फंड हाउसेस जो है कैम्स के पास हैं और कितने फंड हाउसेस जो हैं वो बाकी आरटीएस की सर्विसेज यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इसे पॉज करके इन नंबर्स को और डिटेल में देख सकते हैं।
तो अब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं, एक जो म्यूचुअल फंड ऑफर करता है उसमें कितना कितना कमीशन लेते हैं कैम्स और कार्वी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि 2015 में ये इक्विटी फंड्स का जो कमीशन था वो 0.075% ऑफ द टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउस था, जो कि अब आ गया है 0.062 में इन मार्च 2019। तो अगर आप कंपेयर करें इन सारी ही कैटेगरीज में फ्रॉम 2015 टू 2019, धीरे धीरे जो आपकी प्राइस है या कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू शेयर है ऑफ द आरटीए वो कम होता चला जा रहा है। इक्विटी फंड में भी कम हुआ है, हाइब्रिड फंड्स में भी, डेट फंड्स में भी, लिक्विड फंड्स में भी और अदर्स में भी। दूसरी चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कैम्स अपने म्यूचुअल फंड हाउसेस से जो कि उनके सर्विसेज यूज़ करते हैं उनके एक्विटी फंड्स में सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है, और जो अदर्स हैं उसमें सबसे कम पैसे कमाता है। लिक्विड फंड्स में भी बहुत कम पैसे कमाता है। तो जितने ज़्यादा लोग एक्विटी फ़ंड्स की तरफ माइग्रेट करेंगे, ज़्यादा लोग एक्विटी फ़ंड्स यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा इनके कमीशन होंगे। तो अब हम समझते हैं कि क्यों इनके जो परसेंटेज रेवेन्यू हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिरते चले जा रहे हैं फॉर एवरी सिंगल कैटेगरी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इनकी फ़ीस है वो टियर्ड वे में स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब ये है कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो टियर्स में डिवाइडेड है। तो जैसे जैसे फंड हाउस बड़ा होता चला जाता है वो ऊपर वाले टियर्स में उनके जो हैं फंड्स आ जाते हैं, और जैसे जैसे वो फंड ज़्यादा होते चले जाते हैं वो जो हायर टियर्स हैं उनमें जो परसेंटेज रेवेन्यू शेयर है वो कम है। तो क्योंकि जो है जो फंड हाउसेस 2015 में थे और अब जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करें, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करें, मैंने शुरू में दिखाया था कितनी तेज़ी से ग्रो करें, तो इस वजह से उनका जो टियर है वो चेंज होता चला गया। और इसीलिए अभी जो उनका जो ओवरऑल मिक्स है, जो उसका टोटल परसेंटेज रेवेन्यू है वो कम है एज़ कम्पेयर टू 2015। तो अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो इन्हें फ़ायदा मिला है, बट इन परसेंटेज टर्म्स जो इनके ओवरऑल मार्जिन्स हैं वो डिक्लाइन करे हैं क्योंकि जो टियर्स हैं वो कम हो गए हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि क्या ये जो बिज़नेस मॉडल है इनका, क्या वो स्टिकी है, यानी कि कितना आसान है एक क्लाइंट के लिए इनकी सर्विसेज को बंद करना या किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास माइग्रेट कर जाना। तो ये जो टेबल है वो नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स दिखा रही है फ्रॉम 2015 टू 2019। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रॉम 2015 टू 2019 जो नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हैं वो लगभग स्टेगनेंट हैं फॉर ऑल ऑफ द आरटीएस। तो कैम्स के जो थे 2015 में 15 क्लाइंट्स थे जो कि अब बढ़ के 16 हो गए हैं, कार्वी के 23 थे जो कि बढ़ के 22 हो गए हैं, सुंदरम बीएनपी पारिबास के 2 थे जो कि अभी भी 2 हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो आरटीए का बिज़नेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डेटा को हैंडल करता है, क्योंकि जो ओवरऑल परसेंटेज है ऑफ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कि ये आरटीएस चार्ज कर रहे हैं फॉर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, वो इतना ज़्यादा नहीं है, 0.06% या 0.05% या उससे भी कम कुछ कैटेगरीज़ में। तो इतना कम जो ओवरऑल परसेंटेज है वो चार्ज करते हैं, और ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल सर्विसेज हैं। और कोई भी जो कंपनी है वो ये नहीं चाहेगी, कोई भी फंड हाउस ऐसा नहीं चाहेगा कि उनमें कस्टमर को इनकन्वीनियंस हो। तो अगर वो एक पर्टिकुलर आरटीए से दूसरे पर्टिकुलर आरटीए में शिफ्ट करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डेटा इन्वॉल्व करता है, और डेटा लूज़ हो सकता है या फिर डाउन टाइम आ सकता है कोई भी। तो जो ओवरऑल सर्विस है वो इम्पैक्ट करती है, और कोई भी जो है वो ऐसा नहीं चाहता। तो इसलिए किसी भी फंड हाउस के लिए बहुत मुश्किल है एक आरटीए से दूसरे आरटीए में जाना। सिमिलरली वो ये काम खुद क्यों नहीं कर सकते? वो डेफिनेटली ये काम खुद कर सकते हैं, बट जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है वो उसका पार्ट नहीं है। एक फ़ंड हाउस की जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो फंड्स को मैनेज करना है, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी उसमें स्पेंड करना चाहते हैं ताकि जो है वो अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। और ये जो आरटीए के काम हैं, यानी कि जो है उसकी बैकग्राउंड डेटा मैनेज करना और हर क्लाइंट के लिए जो है उसकी ट्रांजैक्शंस मैनेज करना और उनके फंड्स क्लियर करना, ये सब काम काफ़ी बैकग्राउंड टाइप के काम होते हैं। और ये जो आईटी कंपनीज़ हैं जो कि इस फाइनेंशियल फील्ड में काम करती हैं ऑलरेडी, वो उसमें एक्सपर्ट रहती हैं। तो इसलिए जो ओवरऑल बिज़नेस है वो काफ़ी स्टिकी रहता है, और जो ओवरऑल क्लाइंट्स हैं वो जनरली माइग्रेट नहीं करते एक आरटीए से दूसरे आरटीए पे। तो अभी तक हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स की, बट ये लोग ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में भी काम करते हैं।
अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड होते क्या हैं। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड कंप्राइजेज ऑफ पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स विच इन्वेस्ट इन वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, मैनेज फ्यूचर्स एट्सेट्रा। तो यानी कि ये म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, बट ये जो फंड्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाएंगे। वो कस्टमर के बिहाफ पे रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करने के लिए प्राइवेट इक्विटी यानी कि प्राइवेट कंपनीज़ में भी पैसा लगा सकते हैं, हेज फंड्स में लगा सकते हैं, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, ये सब भी अलाउड रहता है। और जनरली जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। ये मोस्टली जो HNI इन्वेस्टर्स होते हैं यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, तो ये जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ होती हैं वो HNI इन्वेस्टर्स को बताती हैं कि भाई कैसे जो है हम आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की बजाय आपको ज़्यादा रिटर्न आपको ला के दे सकते हैं बाय डूइंग ऑल दीज काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि जनरली अवेलेबल नहीं होती हैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास। और वो इन सब जगह पे इन्वेस्ट करके जो है आपको एक्स्ट्रा रिटर्न कमा के दे सकते हैं। तो जो जनरली क्लाइंट्स होते हैं वो HNI इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये जितने भी RTAs हैं वो धीरे धीरे जो है म्यूचुअल फंड को तो ऑलरेडी ये सर्विसेज दे ही रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि भाई ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, और वो धीरे धीरे क्योंकि जनरली जो सेम फंड हाउसेस होते हैं वो ही ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स या AIF भी ऑफ़र करते हैं अपने HNI क्लाइंट्स को। तो ये जो अपनी सेम कंपनीज़ को टारगेट कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि जो उनके AIFs हैं उनके लिए भी ये बैकग्राउंड डेटा मैनेज करें, उनके लिए भी जो जिस तरीके की ये सर्विसेज म्यूचुअल फंड्स में देती हैं उसी तरीके की सर्विसेज जो है ये ऑफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें, जो AIF इंडस्ट्री है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है इंडिया में, और एक्सपेक्टेड है कि जो है फ्रॉम 2019 टू 24 यानी कि इन 5 सालों में 30 to 35% से ग्रो करेगी, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा नंबर है। बट अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो 14 से लेकर 19 तक आप देख सकते हैं 32 बिलियन रुपीज़ से ग्रो करके 1 ट्रिलियन रुपीज़ हो गए हैं, 1098 बिलियन, यानी कि अमेजिंग कैगर रेट ऑफ 103%। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कितनी फास्ट रेट से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। हालांकि अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो अभी भी ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है, बट जो इसकी ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन जो RTA इंडस्ट्री है उनके लिए भी। तो पर्टिकुलरली अगर हम कैम्स की बात करें तो इनके जो क्लाइंट्स हैं वो ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, फ्रॉम 42 टू 70 इंक्रीज़ कर गए हैं इन 2017, और 2019 में 70 हैं। तो आउट ऑफ द टोटल फंड्स इन 2019 जो कि ऑलमोस्ट 1000 बिलियन थे, ऑलमोस्ट 190 बिलियन जो है ये मैनेज करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पे जो कि है इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस वर्टिकल्स में भी काम करते हैं। इंश्योरेंस में ये एक इंश्योरेंस रेपोजिटरी का काम करते हैं। तो अगर हम इनके कॉम्पिटिटर की बात करें तो NSDL, कैम्स, कार्वी, CIRL, ये 4 जो हैं मेन इंडिया में इंश्योरेंस रेपोजिटरीज़ हैं जो कि वर्क कर रही हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि एक इंश्योरेंस रेपोजिटरी का क्या काम होता है। तो जैसे आप स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं, जो स्टॉक्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं एक डीमैट अकाउंट में, जो कि NSDL या फिर CDSL के बारे में अगर आपने सुना होगा, ये डिपॉजिटरीज़ हैं जो कि आपके स्टॉक्स को होल्ड करके रखती हैं, और उन्हें जब आप सेल करते हैं तो उन्हें किसी और कस्टमर को ट्रांसफ़र कर देती हैं जो भी वो ख़रीदता है। तो सिमिलरली इंश्योरेंस में भी जो है पहले जो है फ़िज़िकल इंश्योरेंस की जो है कॉपीज़ चला करती थी। आजकल आप देखते हैं कि आपको SMS आते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हो जाती है, और आपको कोई फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। हालांकि हम अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो अभी भी जो ई पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ 0.24% है, जो कि बहुत ही कम है ओवरऑल पॉलिसीज़ का जो कि इशू हो रही हैं। बट जितनी पॉलिसीज़ इश्यूज़ हो रही हैं जो कि 514 मिलियन है अप्रॉक्सीमेटली इस साल, उनमें से ऑलमोस्ट 39% का मार्केट शेयर है कैम्स का, और NSDL का 45% का मार्केट शेयर है। कार्वी का 11% का है, और CIRL या सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड ये जो CDSL वाले हैं उनकी कंपनी है, उसका 6% का मार्केट शेयर है। अगर आप चाहें तो ये पूरी टेबल को पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं।
तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कि इनके कौन कौन से की ऐप्स हैं जो कि ये ऑफ़र करते हैं अपनी क्लाइंट्स को। तो इनकी जो सर्विसेज हैं वो म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री से को भी ऑफ़र करते हैं, साथ साथ जो आपका एंड कस्टमर्स हैं यानी कि जो नॉर्मल क्लाइंट्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं उनके लिए भी कुछ सर्विसेज हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी कुछ सर्विसेज हैं। तो इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स बना रखे हैं फॉर ईच वन ऑफ दोज कैटेगरीज, और क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। तो जो क्लाइंट्स के लिए सर्विस ऑफ़र करते हैं वो शायद आपने भी यूज़ करी होंगी। माई कैम्स बहुत ही फेमस ऐप है और ये जो है आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स खरीदने और बेचने में हेल्प करता है। तो जितने भी क्लाइंट्स इन पे रजिस्टर्ड हैं आप माई कैम्स के थ्रू उनमें बिना किसी कमीशन के आप ख़रीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आप ज़ीरोधा या बाकी ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत जो है वो आपको कमीशन चार्ज करते हैं, बट ये बिल्कुल कमीशन चार्ज नहीं करते, ज़ीरो कमीशन पे काम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे आप एक म्यूचुअल फ़ंड इनके थ्रू ख़रीदें या ज़ीरोधा के थ्रू ख़रीदें या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ख़रीदें, किसी के भी थ्रू ख़रीदें, अल्टीमेटली इनका बिज़नेस ग्रो करता है। क्योंकि जो आपका जितना भी जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैनेजमेंट हो रहा है, रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है, वो सब जो है वो आरटीएज ही कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनको बिज़नेस मिलता है, इसलिए ये आपसे कोई कमीशन चार्ज नहीं करते और ये चाहते हैं कि जितने भी क्लाइंट्स इनके हैं यानी कि जितने म्यूचुअल फंड हाउसेस ये लोग मैनेज कर रहे हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आए। सिमिलरली जो इनके बाकी ऐप्स हैं, जैसे एक ऐप है कैम स्मार्ट, वो म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए है। वो स्मार्ट एनालिटिक्स डेटा माइनिंग करके ओवरऑल उनके बिज़नेस की परफॉर्मेंस और बेंचमार्क्स दिखाता है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भाई क्योंकि इनके पास सारा डेटा है कि कितने लोग म्यूचुअल फंड्स ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कितने लोग भाई पैसे वापस ले रहे हैं, तो ये उस सारे डेटा को माइन करके उसके ऊपर जो है एनालिटिक्स करके उसके ऊपर आपको विजुलाइजेशंस दिखा सकते हैं और एक बिज़नेस डैशबोर्ड बना सकते हैं जो कि इनके क्लाइंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और ये वो एज अ सर्विस ऑफ़र करते हैं टू दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स। अगर हम इनके और ऐप्स की बात करें तो एक ऐप है डिजीसिप जो कि SIPs के लिए यूज़ होता है फॉर इन्वेस्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। एक ऐप है गो कॉर्प, ये सिमिलर टू माई कैम्स है बट ये कॉरपोरेशंस के लिए है। जो बड़ी बड़े कॉरपोरेशंस हैं वो लोग भी म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं और यानी उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये पर्टिकुलरली उनको टारगेट करते हुए बनाया गया है ये ऐप। एक ऐप है MF360, ये जो है ऐप सिमिलरली एक ऐप है MF360, ये भी एंड कस्टमर्स के लिए बनाया गया है और ये उनकी जो बाकी क्वेरीज़ होती हैं जैसे कि अकाउंट स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टर क्वेरीज़, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फ्रॉम द म्यूचुअल फंड हाउसेज, अल्टीमेटली क्योंकि इन्हीं के पास वो रिक्वेस्ट आती हैं तो इन्होंने ऐप बनाया ताकि कस्टमर्स डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकें। एक और ऐप है H360 जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट करके बनाया गया है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि पॉलिसीज़ बेच रहे हैं कस्टमर्स को, उनको जो कमीशन है वो इस ऐप के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं और जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं कि इन्होंने किस पर्टिकुलर कस्टमर को कौन सी पॉलिसी बेची, उनको उसका जो कमीशन है वो मिला या नहीं मिला, वो सब मैनेज करने के लिए। सिमिलरली MFCRM जो कि ये भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ही बनाया गया है, बट ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा कर रहा है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा है उसके ऊपर एक CRM सोल्यूशन है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनका बिज़नेस मॉडल कैसा है और इनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं और ये जो है फ्यूचर में कैसा ग्रो करेंगे। एट अ हाई लेवल जैसा भी इंडस्ट्री ग्रो करेगी यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वैसा ही ये लोग ग्रो करेंगे। और मुझे लगता है कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो FDs से मतलब वो अवेयर होते चले जा रहे हैं और FDs की बजाय म्यूचुअल फंड में भी बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं और नंबर्स में भी दिखाई देता है। तो एट अ हाई लेवल काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं। फाइनली अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं और आपको अलग अलग टाइप के बिजनेसेस के बिज़नेस मॉडल्स और वो लोग कैसे पैसे कमाते हैं डिटेल में समझाऊं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।